ट्रैफिक अब बस करो। प्रायोजक शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार। जो शहर हमने बसाए वो आज कैसे हो गए हैं। कारों का काफिला है यहाँ, इंसान कहीं खो गए हैं। इस शहर में दिल कहता है जिंदगी यूं ना बसर करो। धुएं में, शोर में एक ही आवाज उठती है, ट्रैफिक अब बस करो। तय करना हो लंबा सफर, जाना हो दूर, तो चलिए हुजूर, मगर देखकर, थोड़ा संभल कर। नमस्कार, ट्रैफिक अब बस करो कि इस खास मुहिम, इस खास कैंपेन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट राहुल बोस। इस मुहिम के शुरुआत हमने सस्टेनेबल ट्रैफिक की ज़रूरत के मुद्दे के साथ की, फिर हमने साइकिलिंग का रुख किया और आज चलते चलते हम शहरों में वॉकिंग और पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के इशू तक आ पहुंचे हैं। सस्टेनेबल ट्रैफिक के कॉन्सेप्ट में पेडेस्ट्रियंस यानी कि पैदल चलने वालों की बहुत खास अहमियत है। क्यों? ये दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कभी ऑफिस की ओर जाते, कभी घर की तरफ लौटते, कभी यूं ही घूमते टहलते रोज करीब 15 मिनट पैदल चलने वाले दूसरों के मुकाबले 3 साल ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं। यानी अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो पैदल चलिए। मोटापे से बचना चाहते हैं तो पैदल चलिए। पेट्रोल और पैसा बचाना चाहते हैं तो भी पैदल चलिए। ये एक नुस्खा कई मर्ज की दवा है। पैदल लोग कम चलते हैं और जिसकी वजह से लोग ज़्यादा इंडिया के अंदर डायबिटिक भी हो रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न लोग पैदल तो चलते हैं और हम लोग पैदल चलना आजकल छोटी सी चीज़ के लिए भी बाइक से जाते हैं सामान लेने के लिए, जबकि पैदल चलना चाहिए क्योंकि खाना हम खा रहे हैं तो डाइजेस्ट भी हमें ही करना है। पैदल चलना सबसे अच्छा है कि हमारी सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है ही है, लेकिन दिक्कतें क्या आती हैं कि जो लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी हैं, जो फुटपाथ है काफ़ी जगह देखते हैं कि इंक्रोचमेंट वगैरह कर रखी है। यहाँ पे तो कुछ ऐसा खैर नहीं है, लेकिन जो हम रूरल की तरफ जाएं या आउटर दिल्ली की तरफ जाएं तो वहाँ पे काफ़ी इंक्रोचमेंट है, लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं अपनी। पैदल चलना ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए मुफीद है, बल्कि आपके शहर की सेहत के लिए भी फायदे का सौदा है। इसलिए दुनिया के विकसित शहरों में हजारों लोग रोजाना अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए कुछ किलोमीटर का फासला तो पैदल ही तय करते हैं। लेकिन इस पैदल चलने के सफर में हम हिंदुस्तानी कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। दुनिया के 13 मुल्कों में हुआ एक सर्वे ये कहता है कि 13% भारतीय पुरुष और 15% महिलाएं उन छोटे छोटे रास्तों के लिए भी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं जो पैदल चलकर भी तय किए जा सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ये दुर्भाग्य की बात है कि देश की राजधानी में पैदल चलने वालों का जो अधिकार है वो कोई भी सरकार सुरक्षित करने में पूर्णतः असमर्थ रही है। किसी भी जगह पर जिस तरह से रूल्स कार वाले ब्रेक करते हैं, दिल्ली में वो इसका जीता जागता उदाहरण है। एक आदमी के अंदर का शायद गुस्सा है जो सड़कों पर फूट पड़ता है और पुलिस वाले सिर्फ कुछ खास पॉइंट्स पर चालान करते हैं और लोगों को भी पता होता है उन पॉइंट से बचना है। सडनली अगर चालान वगैरह किए जाएं तो कार ट्रैवल इतना इजी नहीं रहेगा। दुनिया के बड़े और विकसित मुल्क के शहरों की सड़क पर पहला हक हमेशा पैदल चलने वालों का होता है, लेकिन भारत में इससे ठीक उलट स्थिति है और यहाँ बड़ी गाड़ियों को पहला हक हासिल है और पैदल मुसाफिरों का आखिरी, और वो भी तब अगर उसके लिए कोई जगह बची हो। दरअसल सड़कों पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा के उपाय हमने किए ही नहीं। सड़क क्रॉस करना बेहद आसान बात जरूर हो, लेकिन दिल्ली की ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर किसी को रोड क्रॉस करना हो तो ये बहुत जद्दोजहद वाली बात होती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग कोशिश करते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग से अगर उन्हें क्रॉस करना है, लेकिन गाड़ी वाले जो हैं वो रुकने का नाम नहीं लेते। यहाँ पर भी उन्हें रेड लाइट होने की जरूरत है, कोई ट्रैफिक पुलिस का बंदा होने की जरूरत है, जबकि सड़क पर पहला हक
आम आदमी का होता है, पैदल यात्री का होता है, जो अच्छी तरीके से चल सके। ज़ेब्रा क्रॉसिंग इसीलिए बनाई जाती है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोग खड़े हुए हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई गाड़ी वाला रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीते एक दशक में भारत में सड़क हादसों में मरने वालों की तादाद में हर साल 8% का इजाफा हो रहा है और इन हादसों में मरने वालों में आधे से ज्यादा पैदल यात्री हैं। यानी पैदल चलना आपकी उम्र बढ़ा तो सकता है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप तेज रफ्तार मोटर गाड़ियों की चपेट में आने से खुद को बचा पाएंगे। तो देखा आपने, पैदल चलने के अपने मजे भी हैं और ढेर सारे बेनिफिट्स भी, पर हमारी सड़कों पर पैदल चलने वालों के सामने कई तरह के खतरे भी खड़े हैं। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, पर पहले आपको मिलवाते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट से। हमारे साथ है ताज हसन जी, दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस। उनके साथ अनुमिता रॉय चौधरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। रंजीत गाडगिल हैं, परिसर एनजीओ जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के डोमेन में काम करते हैं। एंड फाइनली मिस्टर आर.के. सिंह, जॉइनिंग अस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। पहले मैं ऑडियंस के मेंबर्स से पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भारत की सड़कें लोगों से ज़्यादा गाड़ियों को प्रायोरिटी देती हैं? मैंने अभी अभी 2 लाइनें लिखी थी कि अमीरों की नगरी, रईसों की बस्ती, नेताओं की गलियों में एक मौत सस्ती। यह है दिल्ली की हकीकत। गाड़ियां जो हैं ये नेसेसिटी तो हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। सरकार कोई कर्ब लगा के राजी नहीं है। आप 100 गज के मकान में आप 4 गाड़ियां खरीद के ले आइए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अगर आपने घर से बाहर निकलना है, छोटे से छोटे काम के लिए, अभी आप भी दिखा रहे थे, तो बिना गाड़ी के नहीं निकलना। क्यों? स्टेटस सिंबल बन चुका है। चाहे पार्किंग के लिए जगह है, चाहे नहीं है, चाहे सड़कों पे जाम लगे हैं, चाहे हम घंटों तक उसमें फंसे पड़े हैं, चाहे धुआं निकल रहा है, पोल्यूशन छूट रहा है और लोगों का जीना हराम हो रहा है, चाहे नॉइस पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं भी नहीं है, ना सरकार की तरफ से ना हमारी तरफ से। हमें मजबूरन कार से जाना पड़ता है क्योंकि पैदल चलने का रिस्क बहुत इन्वॉल्व है। छोटा बच्चा जैसे साथ में होता है, हमें शॉपिंग के लिए जाना है और बहुत छोटी गलियां होती हैं, सब एनक्रोचमेंट कर रखा है दुकान वालों ने, आगे 3-3, 4-4 फुट बढ़ाए रहते हैं, तो और ट्रैफिक भी साथ में चलता रहता है, कार, रिक्शा और बाइक्स वगैरह जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल रहती हैं हर टाइम। अगर हम पैदल चलने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई या तो पर्स निकालने का चक्कर कि किसी का मोबाइल छिन गया और टक्कर भी मार देते हैं। बाइक वाले तो स्पेशली ये प्रॉब्लम रहती है। उस दिन मेरी मदर इन लॉ बीमार थी, तो मैं उनको कहा कि पास में हॉस्पिटल है तो आपको वॉकिंग ले जाती हूँ। तो हम निकल रहे थे, आप मानेंगे रास्ते में अगर सब्जी वाला है उसने बाहर सारा सब्जी का सामान बाहर रखा हुआ था, अगर कोई कपड़े वाली की दुकान थी उन्होंने सारे कपड़े हैं, ऑटोमोबाइल की दुकान है सारा उन्होंने ऑटो रखा हुआ है। फिर मुझे लगा मुझे तो गाड़ी पे जाना चाहिए था, मेरे से गलती होगी, मैं इनको पैदल लेके आई हूँ। मुझे बहुत फील हुआ था उस वक्त। ओके, थैंक यू। पहले ज़रा हम अपनी ताकत को समझें। हमारे शहरों में अभी भी जो पैदल यात्रियाँ हैं, हम कहते हैं जब आंकड़े देखते हैं काफ़ी स्टनिंग आंकड़े हैं। इससे साफ पता चलता है कि आज भी हमारे शहरों में और दिल्ली में अगर हम देखें प्रतिशत अगर हम ले जो रोज़ के जो यात्री जो डेली ट्रैवल ट्रिप्स हम जिसको कहते हैं, अभी भी 34% डेली ट्रैवल ट्रिप्स पैदल यात्रियों का है। और अगर आप बॉम्बे देखें, इतनी बड़ी महानगरी, 52% जो अपने डेली कम्यूटिंग के लिए जो लोग पैदल चलते हैं टू एक्सेस वर्क, जॉब, रिक्रिएशन और एनी फैसिलिटी। अगर इतनी बड़ी ताकत है चलने की, हम सब चलते हैं, पर ये जो चल रहे हैं ये कौन है? पहले तो बात ये है कि जो ज़्यादातर हम कहते हैं कि जो गरीब हैं हमारे शहरों में, अगर दिल्ली में देखें हम कहते हैं कि आज 63% ऑफ डेलियाइट्स कैन स्पेंड लेस दैन 88 रुपीज़ अ डे। अगर मेजॉरिटी आर सो पुअर, उनके पास बस या मेट्रो लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो ये तो हमारे मेजॉरिटी हो गए जो चलते हैं, पर ये सिर्फ गरीबों का ही मुद्दा नहीं है। अगर हम राइट्स के आंकड़े देखें दिल्ली में,
जो एजुकेशन ट्रिप से हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इवन 38% ऑफ दैट ट्रिप आर वर्क ट्रिप्स. इवन बिजनेस ट्रिप्स अप टू 30% आर वर्क ट्रिप्स. तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब चलते हैं, हम अमीर भी चलते हैं, हम सब चलते हैं, मिडिल क्लास चलती है. पर फिर भी क्यों ये हो रहा है? हसन साहब, सड़कों को हम सेफ कैसे बनाएं? नॉट क्राइम सेफ, फिजिकली सेफ. एक्चुअली जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो दो तरह के. एक तो वो हैं जो साइकिल से मे बी ट्रांस जमुना से कनॉट प्लेस सीधा आते हैं ड्यूटी करने, शॉप में काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं. दूसरे वैसे हुए जो एक बस स्टॉप से एक बिजनेस सेंटर में जाने के लिए पैदल चलते हैं. इसमें दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जो बस स्टॉप से बिजनेस सेंटर में जाने के लिए पैदल चलते हैं वो इंटरनेशनल नॉर्म है कि कोई ऐसा आदमी 500 से 900 मीटर से ज़्यादा चलना नहीं चाहता. इंटरनेशनल नॉर्म है एवरेज. और जिनको मजबूरी है कि साइकिल से आएंगे वो एक अलग सेक्टर हो गया. हमारे यहाँ एक्चुअली नंबर ऑफ व्हीकल्स जो कार हैं, मोटरसाइकिल हैं, दिल्ली में हर रोज़ लगभग 1200 गाड़ियाँ रजिस्टर होती. दिल्ली में जो 4 मेट्रो से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ अकेली हैं, करीब 78 लाख गाड़ियाँ हैं. और पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट अगर हो, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट हो, तो वैसे लोग जो बिजनेस सेंटर में आके वॉक करना चाहेंगे वो अपनी गाड़ी नहीं लाएंगे, तो फिर वहाँ पे उनको नंबर ऑफ व्हीकल्स जो सड़क पे होंगे उनसे कम सामना करना पड़ेगा. हसन साहब, आई एम जस्ट गोइंग टू इंटरप्ट, द क्वेश्चन इज टू यू. लेकिन गाड़ियों की जो आबादी है, कि जो नंबर्स हैं, चाहे बम्बई में हो या दिल्ली में हो, वेस्ट में भी उतने होते हैं, लेकिन एक अनुशासन का एक जो कल्चर होता है कि टू स्टॉप एट अ ज़ीब्रा क्रॉसिंग जैसे हमने देखा, या टू ड्राइव, डोंट ड्राइव इन द साइकिलिंग लेन. हमने देखा एक प्रोग्राम पे कि साइकिल लेन जो बना है कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, सिंह साहब, वहाँ पे टू व्हीलर्स, मोटरसाइकिल्स आर रेसिंग डाउन दैट रोड. तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि ऑन द ग्राउंड कैन वी चेंज डिसिप्लिन? ऑन द ग्राउंड एक्चुअली क्या है, जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने 3,20,000 चालान किए थे. वाह. 2012 में. 2013 में हमने 4 लाख चालान किए थे. तो और हर जगह जो पुलिस का एक स्ट्रेंथ हर जगह एक लिमिटेड होता है. हर चौक पे, चौराहे पे पुलिस खड़ी नहीं हो सकती जी. तो लोगों में डिसिप्लिन एक प्यूनिटिव तरीके से होता है. प्यूनिटिव तरीका हमारा 4 लाख का चालान है लास्ट ईयर का. अच्छा, बम्बई का एक किस्सा है, शायद यहाँ पे भी हो, कि हम सब सोचते हैं कि जब चालान काटा जाता है वो सिर्फ आंकड़ों के लिए, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ चालान्स, नॉट टू एक्चुअली चेंज बिहेवियर. क्या ये यहाँ पे भी होता है? ये जो एक कल्चर बना रहता है कि हमें लगता है कि आज एक दिन है जहाँ पे सभी को पकड़ रहे हैं, शायद उनका जो कोटा है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ. ये काफ़ी सोच है मुंबई में, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. ये कोई क्राइम फिगर नहीं है. ये चालान जो है ये कोई क्राइम फिगर नहीं है. कम हो ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं है. इसमें हम लोगों को जो आड़े आता है वो अभी तक जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसके पीनल सेक्शंस इतने कम हैं कि लोग 100 रुपया दे करके सोचते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं, फिर दे देंगे. इसलिए उसका प्यूनिटिव एक्शन बहुत कम हो जाता है. और ये एक्चुअली हम लोगों के लिए कोई स्टैटिस्टिक्स हमें कहीं शो नहीं करना होता है कि हम आज 4 लाख कर दें, कल 8 लाख कर दें. किसी को हमें दिखाना नहीं है. और न कोई हमें रिवेन्यू अर्निंग हम डिपार्टमेंट है कि हम ज़्यादा पैसा लेंगे तो सरकार हमसे खुश होगी. राइट. लेकिन ये ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है. लेकिन इसका जो इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट है, अभी अमेंडमेंट में है वो एक्ट, तो उसके बाद शायद सिचुएशन बेटर हो. लेकिन आप जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर इस तरह के वायलेशंस हो तो लोग हैंडीकैप्ड हो जाते हैं. वो वायलेट करना ही नहीं चाहते हैं कि हम ट्रैफिक वायलेशन करें. लेकिन साथ साथ हमें यहाँ ये भी देखना होगा कि हमारी फैसिलिटीज़ क्या है. लोग कार लेते हैं, क्यों ले लेते हैं? पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट ही एक्चुअली मेरे समझ से मेन सॉल्यूशन है. जब तक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट, इफिशिएंट, ज़्यादा नंबर, 5-5 मिनट में लोग मिले तो अपनी गाड़ी लेके क्यों बाजार आएंगे? बस में आएंगे, अच्छी सी बस हो यूरोप के जैसी. बट स्टेइंग विद द पेडेस्ट्रियन क्वेश्चन, सिंह साहब, आपके मुताबिक हाउ कैन प्लानिंग हेल्प देम? एक्चुअली अगर आप देखें तो जो हम डिज़ाइन करेंगे, जो हम एग्जीक्यूट करेंगे, वही हमें ग्राउंड पे मिलेगा. सबसे पहले जो हमारी तरफ से आया था वो था नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, जो 2006 में इशू हुई थी.
इसमें भी हमने पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के बारे में, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट के बारे में कहा है और उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए वो भी दिया है। हम पायलट प्रोजेक्ट भी लेने को तैयार हैं उसके अंदर। और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो हमारा अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें हमने अर्बन रोड डिज़ाइन कोड्स जो हम IIT दिल्ली और हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट है उसके साथ मिलके बनाए थे। क्योंकि जो हमारे डिज़ाइन कोड्स थे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से इंडियन रोड कांग्रेस ने इशू किए थे, वो बहुत पुराने हो चुके थे और वो देवर इन वेरी लार्ज नंबर, 15 से 15-20 कोड थे। तो हमने उसको कंसाइज करके और जो आजकल जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको देखते हुए हम कंसाइज करके 5 कोड हमने निकाले हैं जी, जो हमने लॉन्च किए हैं। सारे सिटीज़ को हमने लिखा है कि इसको आप अपने जब स्ट्रीट्स बनाएं अपनी तो उसको आप इम्प्लीमेंट करें। तो आपका ये कहना है कि पॉलिसी में सोच जो है वो बदल रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन वो जो बदलाव है हम कब देखेंगे? हाउ विल इट प्ले आउट ऑन द ग्राउंड? 5 साल, 10 साल, व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली टाइम लिमिट लगाना तो बहुत मुश्किल है। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो वी कैन वर्क एज ए कैटलिस्ट। हम सबको जगा रहे हैं कि भाई आप इस डायरेक्शन में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि अब हमारे सेंटर पे भी अप टू इवन 9th प्लान या 10th प्लान तक तो अर्बन ट्रांसपोर्ट के बारे में जिक्र भी नहीं होता था। ये जब मेट्रो बननी शुरू हुई दिल्ली में, उसके बाद 10th प्लान और 11th प्लान में तक हमने कभी जिक्र ही नहीं किया। हमने सिद्धांत क्या होने चाहिए बिहाइंड अर्बन ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल। और अर्बन ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी भी मतलब स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट में भी अर्बन ट्रांसपोर्ट की डिफरेंट एजेंसीज हैं। सो रंजीत, आप पुणे के निवासी हैं, वहाँ पे करीबन 20 साल से आप काम करते आ रहे हैं इसी मुद्दे पे। पहले मैं पूछूंगा आपको पुणे के बारे में, एक उदाहरण दीजिए कि यहाँ वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं कि नहीं, और फिर आई वुड लाइक यू टू ऑल्सो टॉक लिटिल बिट अबाउट और शहर में आपका तजुर्बा क्या है, आपको क्या लग रहा है कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर पेडेस्ट्रियंस? राइट, तो अभी इन्होंने जो कहा सिंह साहब ने कि ये जो डिज़ाइन कोड्स है ये रोड्स के लिए सबसे अहम है। एजेस है, वहाँ पर पैदल यात्री चलते हैं, वहाँ पे साइकिलें भी चलती है, और उन एजेस की जो डिज़ाइन है वो जब तक हम लोग साइंटिफिक तरीके से नहीं करेंगे और कुछ मिनिमम नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे, तब तक सड़क को व्हीकल्स के लिए, कार्स एंड 2 व्हीलर्स, बसेस, रिक्शा, इन वाहनों के लिए उसको मेनली माना जाता है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि आइडियल सड़क कौन सा है? हाँ, तो आइडियल अगर आपको डिज़ाइन करना हो अब तो बताएं। अब उसमें इन डिज़ाइन कोड्स में होगा कि जितनी आपकी चौड़ी सड़क होगी उसमें एक कोड होगा कि आपको कम से कम इतना फुटपाथ बनाना है। अगर और चौड़ी रोड है तो आपको उसके लिए अलग से साइकिल ट्रैक बनानी है। और इसका मतलब अगर सड़क आपकी 40 मीटर की है तो उसमें 38 मीटर आप वाहनों को नहीं दे सकते, जो अभी की सोच है। अभी की सोच ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह ये आप वाहनों के लिए दीजिए, क्योंकि इन्होंने जैसे कहा क्योंकि वाहनों की तो संख्या बढ़ रही है, तो वो बढ़ रही है तो उसको और जगह दीजिए। और फिर स्क्वीज आउट कौन हो जाते हैं, जगह किसकी चली जाती है, तो वो पेडेस्ट्रियंस की जगह चली जाती है, साइकिलिस्ट के लिए तो जगह है ही नहीं। इन्होंने प्लानिंग कमीशन की बात की, उस 12th प्लान में भी लिखा है कि साइकिल के लिए जगह देनी चाहिए जहां मुमकिन है, और ये जो जहां मुमकिन है ये जैसे ही आ जाता है वहां पे वो हर जगह नामुमकिन हो जाता है। प्रतिशत के बारे में बात करें, फर्ज करो 100% में से हमने 25% पेडेस्ट्रियंस के लिए, 25 साइकिल के लिए और 50 गाड़ियों के लिए, क्या ये मुनासिब है और शुड वी चेंज द परसेंटेजेस? ये तो इनफैक्ट डिज़ाइन कोड्स काफ़ी एडवांस्ड होते हैं। उसमें ये होता है कि अगर ये कॉरिडोर हाईवे की तरह हो तो वहाँ पे पैदल और साइकिल वालों के लिए इतनी ज़्यादा जगह नहीं होगी, लेकिन एडुकेट होगी। समझता हूं। और जैसे ही आप लेकिन ये जो आम नागरिक है जो दिल्ली में हमने उनके कहानियां सुने दिल्ली के सड़कों, तो वहां पर, और जैसे ही हम लोग और इनर सिटी चले जाते हैं जहां पे पेडेस्ट्रियन एक्टिविटी भी बहुत होती है, वहां पे इनफैक्ट प्रोपोर्शन बहुत बढ़ सकता है। तो हम हो सकता है कि आधी जगह भी आप पेडेस्ट्रियंस के लिए दे दें, साइकिल के लिए दे दें, और फिर या तो 1 या 2 लेन आप मोटर व्हीकल्स को के लिए छोड़े उसमें। और उसमें और एक यहाँ पे ऑडियंस में जिक्र हुआ था कि जो जिसका डिज़ाइन गाइडलाइंस में यूज़ हो जाता है कि ये जो इंक्रोचमेंट वाली बात है कि ये जो बाकी सारी चीज़ें सड़कों पे होती रहती है, सिर्फ पैदल चलने वाले, साइकिल चलाने वाले और वाहन नहीं होते हैं, उसमें यूटिलिटीज़ बहुत होते हैं, पेड़ होते हैं, और हॉकर्स एंड वेंडर्स तो हमारे भारतीय शहरों में एक
उनका हिस्सा है और वो सेवा भी उपलब्ध कराते हैं लोगों के लिए, चाहिए। तो क्या उनके लिए भी आपको जगह की सोचना पड़ेगी? तो इसका मतलब उस डिजाइन कोड में पेडेस्ट्रियन, साइक्लिस्ट, हॉकर्स एंड वेंडर्स, इन सब के लिए आपको डेमोक्रेटिकली स्पेस देनी होगी। जब ऐसी रोड बनेगी तब ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा, व्हीकल और पेडेस्ट्रियन का कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा, पेडेस्ट्रियन और हॉकर का कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा। तक no one has thought of such a, ये तो it's a mini India। मैं ये जानना चाहूंगा, जब आप पॉलिसीज डिसाइड करते हैं तो क्या बसों का साइज और सड़कों का साइज भी मेजर करते हैं? क्योंकि दिल्ली में यह हालत है जहां पे रेड लाइन और ग्रीन लाइन बसें चल रही हैं, कई रोड ऐसी हैं जहां पे वो बसें ढंग से टर्न भी नहीं ले सकती, और वो बसेस खुद जो हैं वो एक ट्रैफिक जैम का मेन कॉज है, और अंत में पेडेस्ट्रियंस को वही तंग करती हैं। कहना चाहूँगा कि जो हमारी अभी हम बस सैंक्शन कर रहे हैं वो उसमें सब वेरिएंट्स हैं, मिडी बसेस और स्टैंडर्ड बसेस, एसी नॉन एसी, वो तो चलो हायर ब्रांड की हो जाती हैं 12 मीटर वाली, पर छोटी से छोटी बस भी हम जो लगभग 18-20 सीटर होती है वो भी हम इसके अंदर सैंक्शन कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सिटी के अकॉर्डिंग या स्ट्रीट के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि जो सिटी वाले हैं वो अपनी बसेस को प्लान करें, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर डिप्लॉय करें। सारी बसेस सब जगह नहीं चल सकती हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन दिक्कत तो आती है, ये आपने देखा होगा इस चीज को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब देखो मेरे से डीटीसी भी कर रही है, उसमें हमारा इन्फ्लुएंस बहुत कम है, हम वी कैन गाइड देम ओनली। हम ये कहते हैं कि जो सुविधाएं हमें देनी है लोगों को, और दिल्ली में ये बात भी हो रही है कि बाय 2020 हम मास्टर प्लान की अपनी टारगेट है कि 80% राइडरशिप शुड बी पब्लिक ट्रांसपोर्ट राइडरशिप। पर उसको अचीव करने के लिए हम ये नहीं समझते कि अगर हम मेट्रो और बस की राइडरशिप को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए जो पैदल यात्री, द वॉकिंग एक्सेस टू मेट्रो और बस जो बढ़ेगी जी, और ये जो पैदल यात्रियाँ उनकी संख्या जो बढ़ेगी, उनके लिए भी तो आपको होल्डिंग प्लेस बनाना पड़ेगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इट इज़ नॉट ईदर और कि हम सुविधाएं देंगे फिर सोचेंगे कि कब हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे लोगों के लिए। इट हैज़ टू हैपन टुगेदर। जैसे हम और सुविधाएं अब जब ये बात उन्होंने कहा कि बस रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैफिक जैम, अब जो मुद्दा आ रहा है reallocation of road space not according to vehicles but according to road users। पैदल चलने वालों के कुछ हक है, इट हैज टू बी अ राइट्स बेस्ड मॉडल। हर आदमी का चलने का हक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि गाड़ियां बढ़ी है इसलिए हम लोगों ने फुटपाथ कम कर दिया है। फुटपाथ की जगह अपनी जगह पे उनका हक है कि इतनी जगह तो मुझे मिलनी ही चाहिए, चाहे आपकी गाड़ियां बढ़े ना बढ़े, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी हो ना हो, क्योंकि चलना हर एक का हक है। हम लोग चलने के लिए किसी को लाइसेंस नहीं देते हैं, गाड़ी चलाने के लिए हम लोग लाइसेंस देते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ये जो सेंसिटिविटी है, ये अनफॉर्चुनेटली ये नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आने के बाद कम से कम अब इस पे बात हो रही है, उस पर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अभी भी जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, और उसमें थोड़ा सा मैं ट्रैफिक पुलिस को भी उसमें इंक्लूड करूंगा, उनका अभी भी सोचने का थोड़ा सा फोकस ये व्हीकल मूवमेंट पे है। अगर जाम हो जाती है तो ट्रैफिक पुलिस के ऊपर प्रेशर आ जाता है, अगर लोगों को सड़क पे चलने के लिए जगह नहीं है तो शायद इतना प्रेशर उस एजेंसी के ऊपर नहीं आता। इस मुद्दे पे हम आएंगे वापस। हसन साहब, एक्चुअली इसमें जो हम लोग भी इस बात को फ्लैग हमेशा करते हैं कि नंबर ऑफ गाड़ीज का कोई कंजेशन टैक्सेस हो, टैक्सेशन पॉलिसी ऐसी हो कि गाड़ियां खरीदनी मुश्किल हो, गाड़ियां चलानी मुश्किल हो। ये पॉलिसी अभी एक्चुअली हमारे यहाँ प्लेस नहीं है। लेकिन आप जब इम्प्लीमेंटेशन के नज़र से देखेंगे तो एक्चुअल ट्रैफिक कंजेशन नंबर ऑफ गाड़ियों की वजह से हमें फेस करना पड़ता है जी। दूसरी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन, अब जो पब्लिक के राइट्स हैं चलने के, अब इस कन्फ्लिक्ट में हम लोगों को दिक्कत तब होती है जबकि गाड़ियां, हजारों गाड़ियां हैं और कोई उनका सिस्टम नहीं है कि उन्हें हम कर्व करें। तो दोनों पॉइंट्स में हमें क्लैश फेस करना पड़ता है। जबकि हम सब जानते हैं कि वॉकिंग इज एक्चुअली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, पर सब कुछ जानते समझते हुए भी हम हिंदुस्तान के लोगों ने चलना कम कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि रिसर्च रिपोर्ट्स बताती हैं, और रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इंडिया में सेडेंट्री लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, यानी कि निष्क्रिय जीवन शैली से होने वाली बीमारियां बढ़ रही है। पर दोष सिर्फ उनका नहीं है जो पैदल नहीं चलते। मुश्किल ये है कि पैदल चलने वालों के लिए हमने शहरों में कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। दिल्ली देश की शान,
दिल्ली देश की पहचान, पर ट्रैफिक के मामलों में दिल्ली जाम। ये जाम आम है, हो भी क्यों ना। दिल्ली की सड़कों पर 74 लाख गाड़ियां दिन भर दौड़ती रहती हैं। हर रोज इनकी गिनती में 1200 नई गाड़ियों का इजाफा हो जाता है। ऐसे में शहर की सड़कों पर पैदल चलने वालों के लिए जगह ही नहीं बची है। दिल्ली में हर साल करीब 7000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जिनमें ज्यादातर पैदल यात्री होते हैं। शहर में कई जगह कारों के लिए सड़कों को चौड़ा किया गया और रातों रात पैदल यात्रियों के लिए बने फुटपाथ सड़कें निगल गई। फुटपाथ जहां बचे हैं वहां भी कब्जे हो रहे हैं। पैदल चलने वालों के लिए यहाँ भी कम दुश्वारियां नहीं है। नहीं, गाड़ियों के बीच में नहीं, अगर हम व्हीकल्स ना हो और हम पर्सनली ऐसे ही घूमें अपनी फैमिली के साथ तो हम ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे और पोल्यूशन से भी बचे रहेंगे। इसके पीछे ट्रैफिक जाम बहुत हो जाता है और ऊपर से हम लोगों को रोड क्रॉस करने में इतनी मुश्किल होती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये ट्रैफिक जाम जो है उसके लिए गाड़ियों को एक जगह पार्क कर दिया जाए और इनर सर्कल पे गाड़ियाँ नहीं आनी। हॉर्न बजाती गाड़ियों के बीच पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करना हिमालय पर चढ़ने जैसा ही है। हालांकि सड़कों पर जगह जगह जेब्रा क्रॉसिंग बनाए गए हैं, पर पैदल चलने वालों का हाल आप खुद ही देख लें। सड़कों पर भागता कारों का काफिला इतना संगदिल हो चुका है कि ये बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों और यहाँ तक कि विकलांगों को भी ये कारें रास्ता देने को राजी नहीं होती हैं। Public transport is going to be comfortable. More people are going to use public transport, and yeah, people do exploit a lot of private vehicles. एक कार में एक बंदा या हालांकि साल में एक बार कुछ घंटों के लिए ही सही दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की सड़कें पूरी तरह से पैदल चलने वालों के नाम हो जाती हैं। खुली चौड़ी सड़क, न ट्रैफिक का शोरगुल, लोग आराम से सड़कों पर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये है दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस। जी हाँ, चौंक गए ना आप, क्योंकि ये वो कनॉट प्लेस है जहां सबसे ज्यादा शोरगुल होता है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है। लेकिन 31 दिसंबर को शाम को 7 बजे इसे ट्रैफिक फ्री कर दिया जाता है। लोग सड़कों पर आराम से घूम सकते हैं, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आखिर क्यों नहीं इस कनॉट प्लेस को, जिसे दिल्ली का दिल कहते हैं, उसे साल भर के लिए जो इनर सर्किल है उसे ट्रैफिक फ्री कर दिया जाए, ताकि जो आम लोग हैं, जो लोग घूमने आते हैं, वो खुल के सड़कों पे एंजॉय कर सके, आराम से निश्चिंत होके घूम सके। अभी आप लोगों ने देखा चंद घंटों के लिए कार फ्री कनॉट प्लेस। ये ट्रैफिक की वजह से तो नहीं, 31 दिसंबर के दिन पे हसन साहब हमें और भी बताएंगे बाद में। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने शहरों में कई दिन पे, कई घंटों के लिए, कई जगह पे कार फ्री बनाएं पेडेस्ट्रियंस के लिए? आपको क्या लगता है, विल इट बी अ गुड आइडिया? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि बेसिकली इट मेंट फॉर ट्रैफिक। सो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एंड पेडेस्ट्रियन प्रॉब्लम के लिए तो पेडेस्ट्रियन पुलिस होनी चाहिए, जो कि पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को मद्देनजर रख के काम करे। इट्स अ गुड पॉइंट। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं जो है प्रैक्टिस करता हूँ। एक तरफ व्यापार भवन है ITO पर और एक तरफ इनकम टैक्स ऑफिस CR बिल्डिंग है। मैं तो पार्क गाड़ी एक ही जगह कर सकता हूँ ना, राइट पे या लेफ्ट पे। अब सड़क क्रॉस करने के लिए ओवरब्रिज बना दिया। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, घुटने में दर्द है, एक्सीलेटर खराब पड़े हैं दोनों साइड, तो इसलिए जेब्रा क्रॉसिंग भी होनी चाहिए। वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। अब जेब्रा क्रॉसिंग है नहीं, पुल पे मैं चढ़ नहीं सकता, तो मुझे फिर अल्टीमेटली कार का इस्तेमाल करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हसन साहब, हमने देखा 31 दिसंबर कार फ्री कनॉट प्लेस, ये क्यों होता है आप ये बताएं। और जैसे मैंने ऑडियंस से पूछा, क्या ये मुनासिब है कि हमारे बड़े शहरों में कई इलाकों में चंद घंटों के लिए, कई दिन पे, फॉर अ गुड इनफ, फॉर गुड रीजंस, वी मेक
areas car-free? एक्चुअली कनॉट प्लेस में जो हम लोग 31 दिसंबर की रात में व्हीकल ट्रैफिक बंद कर देते हैं, उसकी मेन वजह है वहाँ पे मिडनाइट के टाइम में जो नए साल के रेवलर्स हैं, जो जश्न मनाने वाले हैं, वो पहले कई साल पहले महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। तो हम लोग का मेन इंटेंशन होता है कि वहाँ पे लोगों को जमा नहीं होने दें और हम लोग उनको इनकरेज करते हैं जो फैमिली के साथ हैं। लेकिन हसन साहब नहीं, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, अगर सिर्फ पेडेस्ट्रियंस है तो भीड़ तो रहेगी नहीं। उसमें एक्चुअली जो समस्या ये हुई थी, पेडेस्ट्रियन में हमारे 31 जनवरी को ज्यादातर कई लोग ऐसे आए जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करने लग गए। वो गाड़ियों में आते हैं, लेकिन वो पैदल भी आए, गाड़ी में भी आते थे उस वक्त, और पैदल भी आते थे, दोनों तरह के लोग। क्या ये मुनासिब है कि बड़े शहरों में चंद घंटों के लिए कई दिनों पे कई इलाकों में वी क्लोज द रोड टू ट्रैफिक टू रोड व्हीकुलर ट्रैफिक? देखिए, ये मुनासिब है। मुनासिब इस तरह से है कि हम लोग जो ट्रैफिक पुलिस है, हमारा काम है लोगों का मूवमेंट इंश्योर करना, गाड़ी का मूवमेंट इंश्योर नहीं करना। नंबर 1, किसी मार्केट प्लेस में या किसी पर्टिकुलर बिजनेस एरिया में कई स्टेक होल्डर्स होते हैं। वहाँ की बिजनेस सोसाइटी होती है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं, हम आप जैसे अगर शॉपिंग करने वाले हैं वो होते हैं। तो इन लोगों के एक कंबाइंड राय से ही ये डिसीजन लेना अच्छा होता है, क्योंकि जब हम कनॉट प्लेस भी बंद करते हैं तो हमें मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का विरोध सहना पड़ता है। आप चांदनी चौक में भी ऐसा कीजिएगा तो चांदनी चौक में भी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनकी राय, लोगों की राय, सबकी अगर कंसेंसस से राय हो तो हम अच्छा होता है। हमारा ये कहना है कि ट्रैफिक के किसी इश्यूज में एक पॉलिसी होती है, एक इम्प्लीमेंटेशन होता है, एक स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक रियलिटी होती है। ये तीनों का अगर तारतम्य हो, मतलब कोहिजन हो, तो पॉलिसी अच्छे से लागू हो सकती। तो तारतम्य करते हैं। सिंह साहब, क्या जो मैं सुझाव दे रहा था, शायद इनोसेंट सुझाव है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है ये सुझाव? एक फीलिंग नागरिक को हो कि ये शहर मेरा है जी, कि आज के लिए मेरे शहर मेरा है, यहाँ जाऊँ, कल को वहाँ पे सारे जो इलाकों हैं वो इट्स ओपन फॉर मी। Does this need a policy? Doesn't have to be such a big thing. नहीं, इसमें कोई ऐसी पॉलिसी की तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। अगर हम, जैसे हसन साहब ने पहले भी कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर उस एरिया के आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, पार्किंग फैसिलिटीज़ उसके आउटस्कर्ट्स में अच्छी हैं, तो ऐसे प्लेस को आप ट्रैफिक फ्री कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट पे ऑल ओवर वर्ल्ड देखा गया कि लोग बहुत खुश हुए हैं इस चीज़ों से। बताइए, एक उदाहरण दीजिए आप। कुछ जैसे बगोटा वगैरह में हमारे पेनलोसा, मिस्टर पेनलोसा हैज़ कम, मेयर जो थे वहाँ के, हमारे अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, कोलंबिया, तो उन्होंने बगोटा में ये एक्सपेरिमेंट किया है। वहाँ पे बहुत सारे एरियाज उनको इस टाइप से किया है, और वहाँ पे BRT वगैरह उन्होंने चलाई है, सेंट्रल प्लेसेस कनेक्टेड हैं प्रॉपर, लोग साइकिलिंग कर सकते हैं, पैदल घूम सकते हैं, इवन हॉकर्स, रेस्टोरेंट सब बीच बीच में ऐसे खुले हुए हैं, लोग धूप में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे हुए हैं। और वो तो हम लोग तो एक दिन की बात कर रहे हैं, वहाँ तो डेली यही है, मतलब डेली के पूरे दिन यही चलता है, उस टाइप का है। और जो कहते हैं कि बिजनेसमैन, जैसे आपने कहा, बिजनेसमैन को वो मिसकंसेप्शन है, अगर वो लोग इस चीज़ को एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखें तो उनको पता चलेगा कि हमारी सेल और बढ़ गई है, क्योंकि जितने लोग ज़्यादा आएंगे उतना अच्छा होगा, और पैदल लोग ज़्यादा पहुँचते हैं। ये वर्ल्ड ओवर ये एक्सपेरिमेंट रहा। ये एक जो सुझाव है कैसे प्ले हो सकता है विदाउट कॉजिंग हेडेक टू द ट्रैफिक? तो इसमें दो चीज़ें मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो ये कार फ्री डे का जो आइडिया है वो थोड़ा सा वेस्टर्न इम्पोर्टेड लगता है, जिस तरह से हम लोग थोड़ा सा उसकी परिभाषा कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे भारतीय शहर है, जो पुराने शहर होते हैं, हमेशा ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी होता है, हैदराबाद, दिल्ली, सब बम्बई में भी, बम्बई में भी, पुणे में भी, ये कंसेप्ट रहा है पहले। वो सब जगह वो वॉकिंग सिटीज ही थे, वॉकिंग सिटीज उस समय पे तो कोई इतनी गाड़ियां थी नहीं, तो उनकी जो रचना है, गलियां हैं, दुकानें हैं, वो सारा इसीलिए है कि वहां पे लोग बड़े पैमाने पे चले, इंटरेक्शन हो, कॉमर्स हो, एक्टिविटीज हो। और ये जो गाड़ियों का जब वो आई शहरों में, तब ये फिर नीड पैदा हुई कि बाप रे, ये तो सड़कें बहुत छोटी हैं, इस पे गाड़ियां नहीं जा सकती है, तो अब गाड़ियां को लाना पड़ेगा। और फिर ये जो कार फ्री नेचुरली एरियाज थी, वहां पे गाड़ियों का आक्रमण
शुरू हुआ, फिर वहां पे लोगों को हटाया गया और गाड़ियों के लिए जगह बनाई। तो आपका कहना है कि वी कैन गो रिवर्स कर सकते हैं, उसको वेस्टर्न भी देखने की जरूरत नहीं, हमारी ट्रेडिशन ही वैसी है। और जैसे पुणे में तुलसी बाग है, वो तो वॉकिंग बाजार ही है, वहां पे लोग खुद शॉपकीपर्स किसी और की गाड़ी को आने नहीं देते, क्योंकि इन्होंने जैसे बताया वहां पे हजारों जब लोग चलते हैं तो गाड़ियां आएंगे तो ये हजारों लोग आ नहीं पाएंगे। तो ये तो बहुत जल्द हो सकता है कि जहां पे हुआ करता था ये एक कल्चर, उसे हम वापस ले आए। और माथेरान जैसे कुछ शहर है जो तो पूरे शहर कार फ्री है, तो ये आइडिया इतना रेवोल्यूशनरी या मॉडर्न नहीं है, इसको फिर से हमें ट्रेडिशन को देखने की जरूरत है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ, और दूसरा जो आपने बताया कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स, और इन्होंने जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि पुणे में लक्ष्मी रोड बड़ा एक शॉपिंग रोड है, तो वहां पर भी बार बार इसको पेडेस्ट्रियनाइज करने की आइडियाज मेरे ख्याल से पिछले 30 सालों से चल रही है। वहां पर भी इस तरह की कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है बिटवीन द ट्रैफिक पुलिस, बिजनेसमैन, आने जाने वाले लोग। कई बार ये होता है कि आने जाने वाले वहाँ जो लोग हैं वो तो चाहेंगे कि वो पैदल आए, गाड़ियां तो दुकानदार लाते हैं और पूरे पार्किंग को वो लोग जाम करते हैं। तो वो भी ऐसे कुछ चीजें, उसमें कुछ डिटेल्स है जो वर्कआउट करने की जरूरत है जी। और अगर इस तरह के एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हुए अच्छे तरह से प्लानिंग करके, तो मुझे लगता है कि और भी वो बढ़ते जाएंगे। लक्ष्मी रोड में ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो दुकानदार उस वॉकिंग प्लाजा को विरोध कर रहे थे, अब वहां पे कॉर्पोरेशन कह रही है कि हमको सड़क चौड़ी बनानी है क्योंकि ट्रैफिक तो जाम हो गया। अब वही दुकानदार कह रहे सड़क चौड़ी करोगे तो मेरी दुकान चली जाएगी, तो इससे अच्छा वो जो आप वॉकिंग प्लाजा का जो कुछ एक आइडिया चल रहा था वो क्यों नहीं ले आते? तो द रियलिटी ऑफ इंक्रीजिंग ट्रैफिक विल एक्चुअली फोर्स पीपल कि ये जो ज्यादा सस्टेनेबल सॉल्यूशंस है उनको फिर से वो देखें और एक्सेप्ट करें। गुड पॉइंट। ओके, सड़कों का सही इस्तेमाल क्या है? मुझे लगता है कि इसको लेकर हम थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। हमने अपनी सड़कों को पूरी तरह से मोटर गाड़ियों के नाम कर दिया है और पैदल चलने वालों को हमने कहीं स्काई वॉक करने पे मजबूर कर दिया है, तो कहीं अंडरपासेस के अंदर जाने पर ये चमचमाते फ्लाईओवर्स, ये स्वैंकी अंडरपासेस क्या सचमुच एक सस्टेनेबल ट्रैफिक सिस्टम का हिस्सा है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पुणे तरक्की की राह पर तेजी से दौड़ता महाराष्ट्र का महानगर, पर इस तेज रफ्तार में सड़क पर चलने वाला राहगीर कहीं पीछे तो नहीं छूट गया है। आंकड़े बताते हैं कि पुणे में हर साल करीब 1.5 से 2,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और 400 लोग एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। सड़कों पर हादसे बढ़े तो हल तराशा गया और हर बड़े शहर की तरह पैदल चलने वालों को सहूलियत देने के मकसद से कहीं अंडरपास बनाए गए तो कहीं फुटओवर ब्रिज खड़े कर दिए गए। पर क्या राहगीरों की मुश्किल का यही माकूल हल है? बिना इतनी सीढ़ियों को चढ़ के फिर चल के फिर उतर के जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पे आराम से क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे शहरों में हम लोग ऐसे फुटओवर ब्रिज और सबवेज पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जिसका एक्चुअली पब्लिक को कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। 1995 के पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत देश की तमाम सार्वजनिक सुविधाओं पर कानून का अमल नहीं होता। फुटओवर ब्रिज या फिर अंडरपास बनाते हुए विकलांग पैदल यात्रियों की जरूरतों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। इसलिए ऐसे पैदल यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स में देखेंगे कि सीढ़ियों से तो लोग नहीं जा सकते, और जो यहाँ पे रैंप बना हुआ है वो गलत बना हुआ है। उसका स्लोप जो है वो जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार नहीं बना हुआ है। रेलिंग की ज़रूरत होनी चाहिए, वो नहीं है। जो गाइडिंग टाइल्स होते हैं जो ब्लाइंड लोगों के लिए यूज़ होते हैं वो गलत बिठाए गए हैं। मेरे घुटनों में दर्द है, लेकिन ऊपर चढ़ना तो मुश्किल होता है। लिफ्ट में जाता है तो उधर लिफ्ट भी बंद होती है, इसलिए ये जो फ्लाईओवर ब्रिज किया है उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऊंचे फ्लाईओवर्स और गहरे अंडरपास के नीचे महिला सुरक्षा के सवाल भी जैसे दब कर रह गए।
अंधेरा रहता है वहाँ पे, लाइटिंग का कुछ अरेंजमेंट नहीं किया हुआ, तो लोग वो यूज़ ही नहीं करते। वो सब ऐसे ही बनाया है इसलिए वो रहते हैं वहाँ पे, बस कोई यूज़ नहीं करते उसको कोई ज़्यादा। पुणे महानगर पालिका इन अंडरपास और फुटओवर ब्रिज को वक्त की जरूरत मानती है, लेकिन हकीकत यह है कि पुणे में पैदल चलना राहगीरों के लिए दुश्वार हो गया है। We have raised pedestrian crossings also. We have raised pedestrian crossings also, but you know, raised pedestrian crossings are not enough where the crossing is too high with the number of people which are crossing, and then for raised pedestrian crossings you need punctures. So many places, when say if you have bus rapid transport, you don't have so many punctures. In such cases, foot-over bridges or underpasses is the only answer. कारों का काफिला देश में लगातार बढ़ रहा है, पर कारों से कहीं ज्यादा तादाद आज भी पैदल चलने वालों की है। लेकिन मुश्किल ये है कि तमाम नीतियां आज भी कार चालकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। सड़कों पर कारों का साम्राज्य है, पर जरूरत ऐसे शहर बनाने की है जहां पैदल चलने वाले भी सड़क को अपना समझे और सिर उठाकर चल सके। जहां विश्व के प्रगत शहर लंदन की तरह अपने अंडरब्रिज भर रहे हैं और फुट ओवर ब्रिज गिरा रहे हैं, वहाँ क्यों हमारे शहर उल्टी दिशा में चल रहे हैं? करमजीत जी, हम देख रहे हैं बड़े बड़े फुट ओवर ब्रिज, सबवेज, लेकिन ये सब आपके लिए क्या मायने रखते हैं, क्योंकि आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं? सर कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली सर बहुत मुश्किल होती है सर एक हैंडीकैप के लिए ये सब यूज़ करना, सर रोड क्रॉस करना, ये सब। तो जब फुट ओवर ब्रिज बनता है, हाँ जी या सर, सबवे बनता है, जी सर, आप तो इस्तेमाल नहीं कर पाते? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ पे जो क्रॉसिंग का एक साधन हुआ करता था वो भी बंद हो जाता है? वो भी बंद हो तो जाता क्या करते हैं आप? सर कुछ नहीं कर सकते, सड़क मतलब रोड क्रॉस नहीं कर सकते तो रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा सर। फुट ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिजेज, इसके एक मेन प्रॉब्लम मैं बताऊं, जहां पे पेडेस्ट्रियंस घुसना भी पसंद नहीं करते हैं, या तो वहां पे शराबी बैठे होते हैं या जुआरी बैठ के पत्ते खेल रहे होते हैं। किसी में जाइए, आम बात है, कॉमन विजुअल है ये, कहीं पे भी जाके देखिएगा आप, स्टेयर्स पे लोग बैठे जुआ खेल रहे होंगे, आप अगर राउंड पे जा रहे हैं बोतलें पड़ी होंगी वहां पे। कुछ कहना चाहेंगे आप? उसमें एक बहुत गंदगी होती है, कई बार पानी भरा होता है, मलमूत्र तक पड़ा होता है, जो है उसमें जाना पसंद नहीं करते जी। और इसके अलावा जो अभी आपने बात कही ट्रैफिक के लिए, पुरानी दिल्ली में पुराने टाइम के अंदर ट्रामें चला करती थी और उसमें बड़ी क्रॉसिंग के बड़े हाई हिस्टोरिकल प्लेस था, और लोग लाल किला, शीशगंज गुरुद्वारा, ऐसे कई हिस्टोरिकल प्लेस थे जहाँ पर लोग उस ट्रामों में सफ़र करते थे और इन्जॉय करते थे। वो ये बिजनेस पैलेस पहले से भी था और आज भी है। अगर वहाँ पर भी ये ऐसे जो शहरों के अंदर ये ऐसी सुविधा, पब्लिकली सुविधा दे दी, और वहाँ पर जो रिक्शाएँ और ये जो चलते हैं, ट्रैफिक जो है, इसका काफ़ी समस्या हल होगी और लोगों को, पैदल चलने वालों को, और लोगों को एंजॉय होगा और बिजनेस भी वहाँ पर बढ़ेगा। जी, थैंक यू। जो लार्जर, जो डीपर मुद्दा निकल रहा है, यह है कि एक्विटी, क्योंकि हम जानते हैं कि फुट ओवर ब्रिजेस या सबवेज इसलिए बनते हैं पहले टू फैसिलिटेट वेहिकुलर ट्रैफिक। अब जो हम बातचीत कर रहे हैं आज पेडेस्ट्रियन के बारे में, ये एक टॉस अप होता है, डू यू स्टॉप द पेडेस्ट्रियंस? करमजीत जी, cannot use the foot over bridges for the sake of traffic. Right. ये prioritization कैसा लग रहा है आपको? This is where we are going completely wrong. This road design based on flyovers, foot over bridge, which gives primacy to speed of the vehicle. जी। और उसी कारण ये हो रहा है कि हम लोगों को रास्ते से हटा रहे हैं। हम कह रहे हैं आप यहाँ पे मत आइए, यहाँ पे क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि गाड़ियों को हमें स्पीड दैट वी वांट टू इंक्रीज। नाउ व्हाट इज हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, वी आर इंक्रीजिंग द सेफ्टी रिस्क ऑन द स्ट्रीट्स। इनफैक्ट अभी हाल ही में जो नए रिसर्च जो हमने देखा है दिल्ली IIT से, इट्स शोइंग दैट व्हेन यू मेक अ फ्लाईओवर एंड अ फुट ओवर ब्रिज नियर द फ्लाईओवर, एक्सीडेंट रिस्क इंक्रीजेस बाय 200%। और ट्रैफिक पुलिस की दिल्ली में अपनी जो सर्वे उन्होंने की है, दे हैव शोन वेरी लो यूटिलाइजेशन ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस। People do not use foot over bridges. Before that, I just want to add the point that this paradigm, the way we are designing our road and the urban design,
which is looking at removing people and activity from the road, जी बिल्कुल. what it is compromising is safety of people and women. And without women's safety, public transport is not going to work. जी. So therefore, that's a very important issue that we need to look at. सिंह साहब, मुझे लग रहा है कि ये एक पॉलिसी का मुद्दा है, तो कुछ सोच हो रही है एट द हाईएस्ट लेवल्स? एज फार हमारी मिनिस्ट्री कंसर्न करती है, हम लोग फुटओवर ब्रिज या अंडर पासेस एज ए पॉलिसी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. अच्छा. हाँ, और इवन जो फंडिंग है हमारी, बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में हम फुटओवर ब्रिज या अलाउ करते हैं, जैसे हाईवेज पे, शायद हाईवेज वगैरह पे, या फिर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है जहाँ पे ज़्यादा कंजेशन के चांसेस हैं, या उसी जगह अलाउ करते हैं. बहुत रेस्ट्रिक्टेड, मतलब इट्स ए पॉलिसी इज नेगेटिव. वी डोंट वांट टू सपोर्ट दिस. हसन साहब, काफ़ी कॉन्ट्ररी यहाँ पे भावनाएं हैं अबाउट फुट ब्रिजेस, ओवर ब्रिजेस, लेकिन आपके तजुर्बे में ऑन द ग्राउंड डज इट हेल्प और डज इट हार्म? एक्चुअली ऑन द ग्राउंड कई जगह हमारे को ऐसा नहीं कह सकते कि फुट ओवर ब्रिज या सबवे की ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है, लेकिन उसके पीछे हम लोगों का जो रिकमेंडेशन होता है सिविक एजेंसीज को कि जहाँ पे उनकी यूटिलिटी है वहीं पे बनाएं. अक्सर ये देखा जाता है सबवे की जरूरत है नहीं, वहाँ पे कोई पेडिस्ट्रियन मूवमेंट ही नहीं है, वहाँ सबवे बना दिया है. बिल्कुल बिल्कुल. तो जहाँ पे पेडिस्ट्रियन मूवमेंट है वहाँ पे सबवे हो. दूसरा है, हम लोग और भी रिकमेंड करते हैं कि सबवे के अंदर शॉप होना चाहिए. जब शॉप होगा, रोशनी होगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिजनेस होगा, तो सबवे एक्टिव रहेगा, सिविक एजेंसी रहेगा, साफ सुथरा मेंटेन रखे. हम तो सभी मेट्रो को रिकमेंड कर रहे हैं. मेट्रो में आप देखेंगे, आप एग्जिट करेंगे, आपको दूसरी तरफ बस पकड़ना है, उन्होंने कोई स्काई वॉक नहीं दिया. अगर वो प्रॉपर स्काई वॉक दे दें इक्वल सरफेस पे, जिसमें फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए भी हो. हम लोगों ने कई जगह रिकमेंड किया है, एज ए ट्रैफिक पुलिस ने इनिशिएटिव लिया है, और अभी एक कमेटी बन के हम उसको सर्वे कर रहे हैं कहाँ कहाँ स्काई वॉक की ज़रूरत होगी. तो लोगों को मेट्रो से उतर के अगर बस दूसरी तरफ पकड़नी है, तो दूसरी तरफ जाने के लिए अगर ऊपर से उन्हें स्काई वॉक दे दें तो बहुत सोल्यूशन समाधान होगा. और बेसिक इसमें इशू है कि कोई भी स्काई वॉक हो, सबवे हो, वेल लिट होने के लिए है कि बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए. आप बंद कर देंगे, बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी. ऐसे ही तो ये फैसला कौन लेता है? ये सिविक एजेंसीज डिसाइड करती है. उसके बाद ये सबवे की जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे बनाएंगे, तो लोग तो बैठ के वहां पे क्या करेंगे, जुआ खेलेंगे, टॉयलेट करेंगे, बैठेंगे. यूज होना चाहिए. ट्रैफिक पुलिस बल्कि जगह आइडेंटिफाई करके बोलती है आप यहाँ बनाना है तो यहाँ बनाइए. कई जगह हमारे कंजेशन पॉइंट्स इतने ह्यूज होते हैं कि वहां बिल्कुल जरूरत होती है. सो रंजीत, क्या एक असर पड़ रहा है पुणे में या कहीं और पे जहाँ पे परिसर काम कर रही हैं? मुझे लगता है कि एक तो ये नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के कारण थोड़ा सा ये डिस्कशन अब शुरू हुआ है. पेडेस्ट्रियन और फुट ओवर ब्रिजेस बनाने का जो शौक है, पैशन है, वो हमको लग रहा है इनफैक्ट बढ़ रहा है हर जगह पे, क्योंकि उसको एक पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है. और फिर ये कहा जाता है कि अरे आप ही तो कहते हैं कि पेडेस्ट्रियन के लिए कुछ बनाओ, तो देखो हमने फुट ओवर ब्रिज बना दिया. लेकिन उसमें असलियत तो पता चल रही है कि एक्चुअली उनके लिए ये फायदेमंद नहीं है. लेकिन जो लॉज हैं हमारे, जो डिसेबिलिटी के लॉज है, पेडेस्ट्रियन के राइट्स है, इनके बारे में अब ज़्यादा लोग उसको जानने लगे हैं, अपनी आवाज़ उठाने लगे हैं, कहने लगे हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको एट ग्रेड हमको सेफ क्रॉसिंग दे दीजिए. तो परिवर्तन आने में वक्त लगेगा जी. जैसे ही हम लोग सड़कें भी चौड़ी बनाते हैं तो उसको पार करना और मुश्किल हो जाता है. अगर 2-2 लेन की ही अगर सड़कें हों तो फिर ये फुट ओवर ब्रिज और सबवेज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. तो ये देखना कि आदमी अपनी कार या टू व्हीलर को छोड़कर क्यों पैदल चलेगा, क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा. तो जब तक आप इतना उसको ईजी, कंफर्टेबल और आसान ना बनाएं, तब तक आदमी अपनी कार नहीं छोड़ेगा. तो ये इसका बड़ा पिक्चर है. You know, the fundamental point is that the way we have designed our cities traditionally, the compact city, that has helped us to keep our distances very small. As a result of that, more than 50% of our trips in our cities have distances less than 3 to 5 kilometers. लेकिन अब तो नक्शा तो बदल गया है. No, it's not changing. Even today, I'm saying. अभी गुड़गांव में देखें. That's what the majority. Even in Noida today, their master plan says that 70% of Noida's own mobility is within 2 kilometers. So it's a myth that we have that is the car that is a long distance. So as a result, globally now, what they're saying, we must have policy to target 80% of the trips within 3 kilometer radius to turn them non-motorized.
But we cannot do that if we continue to make flyovers, wide roads and footover bridges, because that impedes the access of people. Always remember, when I'm walking, हम जब चलते हैं, we want the shortest direct route. And when we talk about pavements, it's just not about having a pavement along the arterial road. You can make the fanciest pavement along the arterial road, that may not help. Unless at the neighborhood scale, you will have to follow and map out pedestrians' own movement network and build that up. If you disturb that, you will not succeed in this game. And we have shown that how in Delhi, with the intervention of one flyover, the one walk trip that gets converted to a motorized trips immediately adds 430 grams of CO2 to the air and the toxic pollution. Right. So clearly, therefore, we have to completely rethink the way we are designing our cities, so if we want equity on the roads. मैं ये कहना चाह रहा था, एक्चुअली हमारे यहाँ जो सिटी अर्बन प्लानिंग है, पूरा इशू हमारे ट्रैफिक इश्यूज, ट्रांसपोर्टेशन इशू से लिंक्ड, चाहे वो वॉकेबिलिटी है, चाहे नॉन मोटराइज्ड व्हीकल हैं, चाहे पेडेस्ट्रियन राइट्स हैं, चाहे पार्किंग इशू है. लेकिन हम लोगों का एक्चुअली इशू क्या है, हम हर एक इश्यूज को आइसोलेशन में सोचते हैं. हमारी समझ से बेसिक इशू तब होगा जब हमको सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट देंगे. जैसा मैडम ने बताया, हमारे यहाँ फ्लाईओवर बन जाते हैं, इतने करोड़ रुपया लग जाते हैं, हर का उसमें इंटरेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, आई कांट से, बट देयर आर पीपल हु से फॉर दैट. लेकिन उससे क्या, कंजेशन पॉइंट ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट में शिफ्ट हो जाता है, सोल्यूशन कुछ नहीं होता. When we did our walkability survey in Delhi, 80% of Delhi's people said they are so unhappy about the footpath and the walking environment. And yet, why the 80%, the majority of the city, is an invisible, silent majority? Yes. You know, if that voice does not come out, we will not see the change that we want to see. Good point, ma'am. Thank you everybody. Thank you Azad साहब. Thank you. Thanks Sanjeev. Thanks so much. Nice meeting you. तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हमारी शहरी व्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पैदल चलने वालों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करती है. हम देख सकते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ चलती गाड़ियों को पैदल चलने वालों इंसानों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है. ये सारी बातें हमारे सामाजिक मानसिकता के बारे में कई बड़े सवाल उठाते हैं. अगले हफ्ते हमारे कैंपेन के आखिरी एपिसोड में अर्बन ट्रांसपोर्ट के एक और अहम मुद्दे को छुएंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे. तब तक के लिए मुझे, राहुल बोस को दीजिए इजाज़त. नमस्कार एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.